उसके 2 दिन बाद दर्द और भूख की वजह से सकुरा की मौत भी हो चुकी थी और एक लड़की जिसका डॉगी मर चुका था उसने दरख्त से लटक के सुसाइड कर लिया था। वहाँ सबको किसी के मरने पे अब दुख और गम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सबको ये पता था कि आज या कल उन सब ने भी मर ही जाना है। तभी अचानक से चियाकी उन्हें खुशखबरी देती है कि टीचर ने जंगल में एक हिरन का शिकार किया है, अब हमें भूखा रहने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही सबकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ती है और सब खूब पेट भर के हिरन को खाने लगते हैं, मगर हिरन कहीं नजर नहीं आती। इतने में अमाने कजूकी के पास जाती है जो अपने टेंट में सोने की कोशिश कर रही थी और उसे बताती है कि टीचर ने हिरन का शिकार किया है और जल्दी से ये खाना खा लो, मगर कजूकी खाना खाने से मना कर देती है। ये देख के अमाने भी कजूकी की वजह से बेहद भूखा होने के बावजूद खाना नहीं खाती और ठीक उसी रात कजूकी अमाने को जगाती है। कजूकी अमाने से कहती है कि देखो, टीचर और चियाकी जंगल की तरफ जा रहे हैं, अब यही वक्त है हमारा यहाँ से निकलने का, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अमाने कजूकी की ये बात सुनकर डरने लगती है। उसके बाद कजूकी और अमाने वहाँ से जाने लगती हैं। कजूकी एक जगह ठहर के अमाने से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, मगर तुम वादा करो कि तुम शोर नहीं मचाओगी। फिर जब कजूकी अमाने को झाड़ियों से कुछ दिखाती है तो ये देख के अमाने के होश उड़ जाते हैं। असल में वहाँ पे जो लड़कियाँ मर गई थी उनके बॉडी पार्ट्स थे और ये देख के अमाने समझ गई थी कि असल में हिरन थी ही नहीं और वो सब मरी हुई लड़कियों का मांस खा रहे थे। अमाने की चीख निकलती है तो टीचर को उनके बारे में पता चल जाता है और वो उनके पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ने लगता है। टीचर अमाने को पकड़ने ही वाला था कि कजूकी उस पे अपने बैग से अटैक करके बेहोश कर देती है। इसके बाद उन्हें वही खून वाली लड़की मिलती है। अमाने उसे टीचर के बारे में बताती है कि टीचर हमें इंसानों का मांस खिला रहा है, जिस पे वो लड़की कहती है कि आखिर तुम्हें भी पता चल ही गया कि हम इंसानों का मांस खा रहे थे, अफसोस अब तुम दोनों को भी मरना होगा। कजूकी अमाने से कहती है कि जरा इनकी आंखों में देखो, अब ये आम इंसान नहीं रहे और ना ही इंसान कहलाने के लायक हैं। जिसके बाद कजूकी और अमाने वहाँ से भागती हैं, मगर जंगल में बाकी लड़कियाँ भी अमाने और कजूकी को ढूंढ रही थी। भागते भागते अमाने का पैर एक दरख्त की लकड़ी में आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। अमाने रोने लगती है और अपने बैग से एक छुरी निकाल के कहती है कि अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो न जाने मेरा क्या हाल करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। मगर कजूकी उसे अपना प्रॉमिस याद दिलाती है कि वो दोनों यहाँ से सही सलामत अपने घर को जाएंगी। ये कह के कजूकी अमाने को धिक्का दे के कहती है कि भागो और पीछे मुड़ के मत देखना, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी। अमाने ना चाहते हुए भी कजूकी को वहाँ छोड़कर जान बचा के भागती है और जब पीछे मुड़ के देखती है तो उन्होंने कजूकी को पकड़ लिया था, मगर कजूकी डरने या रोने के बजाय अमाने की तरफ देख के मुस्कुराती है। इसका मतलब था कि कजूकी ने अमाने को बचाने का अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया। अब अमाने काफी दिनों तक इसी तरह भागती रहती है ताकि वो इस सब से खुद को बचा सके। अमाने ने स्वीट्स का वो बैग अभी तक संभाले हुआ था ताकि जब भी कजूकी उससे मिले तो वो ये स्वीट्स इकट्ठे मिलके खा सके। मगर तभी एक दिन अमाने को अपने सामने कजूकी और अपनी सभी दोस्तों की स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। जब अमाने ये देखती है तो अमाने कजूकी के पास जाने लगती है, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं था और अमाने जमीन पे गिर जाती है। अब तभी अमाने को एक गाड़ी के गुजरने की आवाज आती है तो उसे पता चलता है कि वो अब जंगल से बाहर आ चुकी है। अब जैसे ही अमाने बाहर आती है तो अपने सामने कैबेज का एक खेत देख के वो इमोशनल हो जाती है और वो सारे कैबेज कच्चे ही खाने लगती है क्योंकि वो काफी दिनों से भूखी थी। साथ ही वो खुशी से रोने लगती है क्योंकि उसने इतने ज्यादा मुश्किल हालात के बावजूद अभी तक खुद को जिंदा रखा था, लेकिन अब वो उन कैबेज को खा के ही खुश हो रही थी और इसीलिए रो भी रही थी। अब कुछ दिन गुजरते हैं और अमाने वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटने की कोशिश करती है, मगर स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट से गुजरने के बाद ये ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि अक्सर लड़कियां तो अमाने को ही मनहूस समझती थी। अमाने को अक्सर रात को उस एक्सीडेंट के बुरे ख्वाब आते थे जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाती थी। डॉक्टर की थेरेपी से भी अमाने को आराम नहीं आता, जिसके बाद एक दिन अमाने की मुलाकात यूजी से हुई, जिसे देखते ही वो पहचान गई क्योंकि यूजी का फेस कजूकी जैसा था। अब प्रेजेंट में जब अमाने यूजी को ये सब कहानी सुना रही थी तो यूजी बिल्कुल खामोशी से उसकी ये सारी कहानी सुनता है। तब अमाने उसे बता देती है कि उसने ये सभी कुछ जानबूझ के नहीं किया और यूजी ही वो शख्स था जिसने उसे इस सब से निकलने में मदद की। तब यूजी अमाने से पूछता है कि क्या अमाने का उसके करीब आना उसके गिल्ट को मिटाने के लिए था। तब अमाने उसे बताती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। जब तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट किया तो मेरे अंदर कजूकी को छोड़ देने का गिल्ट आहिस्ता आहिस्ता मरने लगा। अब तब अमाने उठ के यूजी के पास जाती है और उसे खुद को पनिश देने को बोलती है, जिस पर कजूकी उसके सर
पे एक हल्की सी चपत लगाता है और कहता है कि जो लड़की एक हल्की सी चपत बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे मैं क्या पनिश दूंगा, तुम चली जाओ। मगर अमाने वहाँ से नहीं जाती। यूजी उससे कहता है कि तुमने मेरे सामने अपनी गलती को कन्फेस किया है, इसलिए अब तुम हमेशा मेरी सर्वेंट बन के मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारा मास्टर बन के रहूंगा, और अगर तुम कभी गायब हुई तो मैं सारी जिंदगी तुमसे नफरत करूंगा। ये सुन के अमाने इतना खुश होती है कि यूजी को गले लगा लेती है। अब जब अमाने चुप हो जाती है तो यूजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि कज़ुकी मर चुकी है। तब अमाने अपने बैग से एक नोट निकाल के लाती है जिस पर कज़ुकी ने उस जगह का नाम लिखा था जहाँ पर वो अलहदा होने के बाद मिल सकते हैं। तब यूजी को रियलाइज होता है कि अमाने को वहाँ से भगाने का प्लान कज़ुकी का था और वो हमेशा से ही ऐसा चाहती थी। तब अमाने कज़ुकी से मिलने के लिए यूजी को उसे उस जगह ले जाने को बोलती है। अब अगली सुबह अमाने कब्रिस्तान जाने के लिए कुछ फूल खरीदने जाती है। तब यूजी के पास एक ब्लैक मैन आता है और अमाने की तारीफ करने लगता है क्योंकि वो उसका फैन था। वो अपना नाम उसे सकाशीता बताता है। दरअसल वो बंदा चियाकी का बाप था और अमाने के बारे में जानबूझ के पूछ रहा था। अब वो अमाने के बारे में क्यों पूछ रहा था ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा। अब तभी अमाने भी आ जाती है तो यूजी उसे बताता है कि वो अभी उसके फैन से ही बात कर रहा था। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और कब्रिस्तान की तरफ गाड़ी भगाते हैं। अब जंगल में चलते हुए यूजी अमाने से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो अमाने उसे बताती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। यूजी को भी अमाने पहले से काफी बेहतर लग रही थी क्योंकि उसने अपने दिल की बातें यूजी से शेयर कर ली थी। अब वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर 3 पत्थर रखे हुए थे। तब यूजी एक पत्थर को उठा के जमीन को खोदता है तो उसके अंदर से एक बॉक्स निकलता है। तब अमाने उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक लेटर था और अब लेटर पढ़ने पे अमाने को पता चलता है कि उस लेटर को कज़ुकी ने लिखा है, जिसमें वो ये बताती है कि उसके सभी दोस्त उस खराब मीट को खाने की वजह से मर गए, लेकिन कज़ुकी ने वो मीट नहीं खाया इसलिए वो बीमार नहीं हुई। कज़ुकी अमाने से कहती है कि अगर वो मर जाए तो अमाने उसके भाई यूजी का बहुत ख्याल रखे क्योंकि वो एक निकम्मा इंसान है और अगर कज़ुकी को अपने बाद किसी की फिक्र है तो वो उसके भाई की है। तब अमाने यूजी से पूछती है कि क्या इस खत का मतलब है कि कज़ुकी जिंदा है, तो यूजी कंफ्यूज होने के कारण उसे सही से नहीं बता पाता। अब अमाने उन ग्रेव्स के पास बैठ जाती है और कहती है कि मैं अब से इन सभी का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि इन्हीं के कारण मैं जिंदा हूँ और तुमसे मिल पाई हूँ। तब यूजी उनमें से एक ग्रेव स्टोन पे सकाशीता का नाम भी पड़ता है। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं तो अमाने को उसकी दोस्त की कॉल आती है, जिस पर अमाने जब कॉल उठाती है तो उसे पता चलता है कि कोई बंदा इस वक्त उसकी दोस्तों को तंग कर रहा है। उसने उन सभी को कैद कर लिया था और उसने उन सभी के फोन भी ले लिए थे। दरअसल अमाने की उस दोस्त ने अमाने को कॉल करके फोन स्पीकर पे डाल दिया था ताकि अमाने ये सभी कुछ सुन सके। ये सुन के अमाने परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। अब तभी कज़ुकी अमाने को लेके उस जगह जाता है जहाँ पर उस बंदे ने उसकी दोस्तों को कैद किया हुआ था। दरअसल वो कॉल अभी बंद नहीं हुई थी। तब यूजी जेबी और अपनी एजेंसी से मदद मांगता है और वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उन सबको देख के अमाने को रियलाइज होता है कि यूजी किस तरह का काम करता है और उसने क्यों कहा था कि वो अच्छे लोगों के साथ नहीं रहता। लेकिन अमाने के पास अपनी दोस्तों को बचाने के लिए यूजी और उसके ग्रुप से मदद लेने से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं था। तब यूजी और जेबी को रियलाइज होता है कि स्कूल की बिल्डिंग काफी ऊंची है और आसपास कोई भी बिल्डिंग स्नाइपिंग करने के लिए नहीं है। लेकिन तब यूजी जेबी को बताता है कि यहाँ से 9 किलोमीटर दूर एक लाइट हाउस है और वहाँ से ही उस आदमी को मारा जा सकता है। लेकिन जेबी उसे बताती है कि कोई भी इंसान सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तब यूजी उसे बताता है कि वो 10 नहीं बल्कि 15 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तब जेबी समझ जाती है कि सालों पहले वो गोली असाको ने नहीं बल्कि यूजी ने चलाई थी। तब यूजी स्कूल का इंटरनल मैप खोलता है और उन सबको अपना प्लान बताता है। वो बताता है कि स्कूल की बिल्डिंग में वो रूम जहां उस बंदे ने उन सभी लड़कियों को रखा हुआ है, वहां उस आदमी पर अटैक करने की एक ही सूरत है कि बाथरूम का राइट नल तोड़ के दीवार में सुराख किया जाए और फिर वहां से यूजी उस बंदे पे अटैक कर सके। इसके लिए वो अमाने को अपने साथ काफी सारी पानी की बोतल्स ले जाने को बोलता है ताकि वो बंदा जब पानी पिए और पी करने बाथरूम जाए तो यूजी उस पे अटैक कर सके। लेकिन इसके लिए उसे स्कूल के अंदर मौजूद अमाने की फ्रेंड मैकी की मदद चाहिए होगी। अब इधर बिल्डिंग के अंदर मैकी को खिड़की में से एक लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है तो वो समझ जाती है कि ये उसके लिए एक हिंट है, इसलिए वो बाथरूम जाने का बोलती है तो वो आदमी उसे बाथरूम ले जाता है। तब मैकी सोचती है कि वो बाथरूम का राइट नल कैसे तोड़ेगी, लेकिन वो आदमी उसे धिक्का देता है और मैकी का सर टॉयलेट के ऊपर लगता है जिससे वो राइट नल खुद ही से टूट जाता है। अब इधर वो आदमी अमाने को अंदर बुला रहा था। तब यूजी अमाने को अपने साथ पानी ले जाने को बोलता है और ऐसा ही होता है। अब अमाने अपने साथ अंदर जाते हुए ढेर सारा पानी ले जाती है और उस आदमी को वो पानी पिला देती है। तब वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम सकाशीता है और वो चियाकी का बाप है। अब अमाने को भी सारी कहानी समझ आने लगी थी कि कब्रिस्तान जाते हुए जो शख्स यूजी को मिला था वो यही सकाशीता था। दरअसल सकाशीता अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार अमाने को समझता था और इसीलिए वो अमाने को अंदर बुला रहा था ताकि उसे मार के अपनी बेटी का बदला ले सके, मगर असल हकीकत तो कुछ और ही थी। इसीलिए अब वो अमाने से कहता है कि या तो अब अमाने खुद को बचा सकती है या अपनी दोस्तों को। अब अमाने जब उसके
के पास जाती है तो वो आदमी अपने गन की बैग को अमाने के सर पे मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसे इधर उधर पटकता रहता है। अब यूजी जो अमाने के फोन से ये सभी कुछ सुन रहा था, अचानक से अमाने के फोन की बैटरी डाउन होने की वजह से वो कॉल कट जाती है और यूजी ये सब कुछ नहीं सुन पाता। तब वो जेबी से सारी सिचुएशन पता चलाने को बोलता है तो जेबी उसे बताती है कि वो अंदर किसी से राब्ता किए बगैर कुछ भी नहीं पता चला सकती। अब इधर वो आदमी अमाने को मुसलसल मार रहा था। इसके बाद वो उससे बाथरूम में धिक्का दे देता है और खुद बाथरूम करने चला जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा पानी पीने के कारण अब उसे यूरिन आ रहा था। तभी यूजी इस बात का फायदा उठा के गोली चला देता है जो सीधा बाथरूम के राइट नल से पार होती हुई उस आदमी के कंधे में जाके लगती है, जिसका मतलब था कि यूजी का प्लान कामयाब हो गया। तभी अमाने वहाँ आती है और उस आदमी की गन उठा के बाहर चली जाती है। इसी दौरान अब पुलिस भी अंदर आ गई थी और उन्होंने सभी लड़कियों को बचा लिया था और उस आदमी को अरेस्ट करके वहाँ से ले गए थे। अब जब यूजी स्कूल के पास पहुँचता है तो प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाती है और यूजी को ये सब करने पे थैंक्स बोलती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। तब यूजी बताता है कि ये उसका अपना स्कूल है और उसने अपने सभी दोस्तों को बचाया है। इसके बाद उसी दिन कुछ पुलिस शिप्स एक बहुत बड़ी यार्ड का पीछा कर रही थी, लेकिन तभी उस यार्ड में से एक आदमी बाहर निकलता है और मिसाइल गन के जरिए मिसाइल चला के उन शिप्स को उड़ा देता है। अब साथ ही हमें वो आदमी चॉकलेट खाते हुए दिखाया जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूजी और जेबी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तभी यूजी को ऑर्डर मिलता है कि आर्टिकल 9 के अंडर उसे एक मिशन को कंप्लीट करना है और वो उस मिशन में फेल नहीं हो सकता और अगर वो उस मिशन को करने से इनकार करेगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब जब यूजी अपने टारगेट को मारने के लिए उस जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन जब वो अपने टारगेट पे फोकस करता है तो उसे दोबारा से ओस्लो का म्यूजिक बॉक्स सुनाई देता है और साथ ही उसे उसके मोटिवेशनल जुमले भी, जिनकी वजह से यूजी एक कामयाब स्नाइपर बन गया था। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि रे ही था और ये देख के तो यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उस रात जब कज़ुकी ने अमाने को भगा दिया था तो अमाने जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि कज़ुकी को साया और रिट्सू ने पकड़ा हुआ है, लेकिन अमाने फिर भी वहाँ से भाग गई थी। अब पीछे कज़ुकी ने खुद को बचाते हुए साया के फेस पे पंच मारा था जिससे उसके नोज से खून बहने लग गया था। तभी वहाँ पर मिनोरी आती है और उन दोनों को कज़ुकी को मारने से मना करती है क्योंकि वो उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब तभी वहाँ उनकी एक और दोस्त चियाकी आती है जो अमाने के बारे में पूछती है तो मिनोरी देखती है कि उसके फेस पे खून लगा हुआ है। वो समझ गई थी कि चियाकी अभी अभी किसी डेड बॉडी से मीट खाकर आई है, जिस पर चियाकी रोने लगती है और कहती है कि उसे कोई भी प्यार नहीं करता और सभी उसे ब्लेम करते हैं। यानी वो ये कहना चाहती थी कि वो कोई भी मीट नहीं खा के आई। अब तब मिनोरी उसके पास जाती है ताकि उसे हौसला दे सके, मगर चियाकी इसी बात का फायदा उठा के अपने पास पड़ा एक चाकू मिनोरी की बॉडी में घुसा देती है। अब ये देख के कज़ुकी मिनोरी के पास आती है तो उसे पता चलता है कि मिनोरी मर चुकी है। तभी वहाँ पर उनकी एक और दोस्त हारूना आती है ताकि वो उन सबको अंदर ले जा सके क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। लेकिन जब वो अपनी दोस्त मिनोरी को मरा हुआ देखती है तो वो अपने पास से सीजर्स निकालती है और सोचती है कि अब से उसके बाल कौन काटेगा। दरअसल उसे अपनी दोस्त मिनोरी के मरने का बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन तभी वो चियाकी के हाथ में नाइफ देख के उस पर अटैक करने लगती है। मगर तभी वहाँ टीचर आ जाता है जो चियाकी को बचाने के लिए जमीन से एक पत्थर उठा के हारूना के सर पे मार देता है, जिससे हारूना वहीं मर गई थी। अब ये देख के सभी लड़कियां काफी घबरा जाती हैं। तब कज़ुकी चियाकी के पास आती है ताकि उसे हील कर सके, मगर चियाकी का खून काफी ज्यादा बह रहा था। तब कज़ुकी चियाकी को टेंट में ले जाती है और उसकी केयर करने लगती है। अब सुबह हो जाती है तो चियाकी टीचर के बारे में पूछती है, जिसपे कज़ुकी उसे बताती है कि टीचर सारी रात से गायब है। अब चियाकी कज़ुकी से टीचर की मदद करने को बोलती है। जब कज़ुकी बाहर जाके देखती है तो टीचर एक खड्डा खोद रहा था ताकि वो मरी हुई लड़कियों को उसमें डाल सके। तब वो कज़ुकी को सभी कुछ बताता है कि पहले तो उस लड़की को उसकी कब्र में डालने लगा था, मगर भूख की वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया और फिर उसका मीट खाने लगा और ऐसा करते हुए चियाकी ने उसे देख लिया और इसीलिए टीचर को अपना आप बहुत ही बेकार लग रहा था क्योंकि वो अब खुद को इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं समझता था और यही वजह थी कि वो अब खुद भी मरना चाहता था क्योंकि चियाकी ने उस वक्त उसे उसकी सबसे वर्स्ट कंडीशन में देखा था और इसीलिए अब वो जिंदा नहीं रहना चाहता था। अब ये बात करते हुए टीचर को वॉमिट आता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तब कज़ुकी देखती है कि उसकी सारी बॉडी इन्फेक्टेड है। कज़ुकी समझ गई थी कि वो लड़की जिसके मीट को टीचर ने खाया है दरअसल उसकी बॉडी में इन्फेक्टेड बाउंड्स थे और अब इसीलिए टीचर और वो तीनों लड़कियां भी जिन्होंने उस लड़की का मीट खाया था ये सब भुगत रहे हैं। वो तीनों तो फूड पॉइजनिंग की वजह से मर गई थी, मगर अब टीचर की हालत भी काफी खराब थी। ये देख के कज़ुकी एक लेटर लिखने का सोचती है और फिर वो पत्थर पे कुछ लिखने लगती है। साथ ही वो लेटर लिख के एक बॉक्स में रखती है और फिर उससे खड्डा खोद के जमीन के अंदर डुबा देती है। अब जब वो वहाँ से जाने लगती है तो जमीन पे गिर जाती है। अगली सुबह वहाँ पे रेस्क्यू टीम आ गई थी। जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टीचर भी मर चुका है, लेकिन कज़ुकी अभी भी जिंदा है। अब इस एनिमे का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगला पार्ट जल्द अपलोड करूंगी।